जी तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे एमडी कैट केमिस्ट्री यूएचएस में पास पेपर चैप्टर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री के, और उसमें हमने 20 एमसीक्यूज पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे। अब जो है हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और इसमें हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। इसमें एमडी कैट 2023 और 2022 का भी इसमें क्वेश्चन शामिल होंगे। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो देखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको एक तो ये फ़ायदा कि आप एमसीक्यूज़ जहाँ से आपको आता है जो आप नेक्स्ट एमसीक्यू से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं नीचे चैप्टर्स बनाऊंगा जिसकी मदद से आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की टाइम पता चल जाएगा। और दूसरा कि हम इस एमसीक्यूज़ को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करते, बाकी की जो ऑप्शंस होती हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आप वीडियो को जहाँ से मतलब आपको लगता है कि मुझे ये कंसेप्ट आता है उसको छोड़कर नेक्स्ट पार्ट से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर जो हमने 21 से शुरू करना है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 21 है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज़। बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास है, इसको जूम कर दो थोड़ा सा, 10.6। एवरेज एटॉमिक मास 10.6। इट हैज़ 2 आइसोटोप्स ऑफ मैसेस 10 एंड 11। कि इसके 2 आइसोटोप्स हैं जिनके मास क्या है 10 और 11। और वो कह रहा है इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एवरेज मास 10। वो वाले आइसोटोप्स की परसेंटेज फाइंड करो जिसका मास कितना है 10। तो हमें जो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है वो ये होता है, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला ये होता है कि आप एवरेज एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू होता है पहले आइसोटोप्स की अबंडेंस, पहले आइसोटोप्स का मास नंबर, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है अबंडेंस से। अब हमें अबंडेंस यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी दी गई, उसने बस सिर्फ मास ही दिया दोनों का 10 और 11। तो हम अबंडेंस को मालूम करना है, तो हम अबंडेंस को x अज्यूम कर लेते हैं कि ये फाइंड करने हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर दूसरे आइसोटोप्स का मास जो उसने 11 दिया है और मल्टीप्लाई इसको करना है हमने 100 माइनस x से, ठीक है। अब देख लो फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है x की अबंडेंस और 10 वाले की अबंडेंस, जो आइसोटोप्स है जिसका मास क्या है 10 उसकी अबंडेंस। तो यहाँ पे जो हमने 10 की अबंडेंस लिया वो कितनी x लिया, मतलब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसने एवरेज एटॉमिक मास जो बोरोन का दिया हमें वो दिया 10.8, उसकी जगह पे हमने 10.8 लिख दिया। अब ये 10.8 और ये जो 100 है ये इधर जाके एवरेज एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी यहाँ पे क्या बच गया कि बाकी हमारे पास ये वाला जो 10 था ये x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10x, और ये 11 अंडर 100 से मल्टीप्लाई अलहदा किया तो 1100 आ गया, और ये 11 अंदर x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 11x आ गया। अब देखो ये अगर 108 हम 10 और 10.8 100 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आ जाता है 1080। ये किस तरह आया ये देखो, ये 100 को हम ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 ये भी लिख सकते हैं इसको। एक मिनट, ये 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। अब देखो ये अगर हम ये 10 की पावर 2 ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को 2 डिजिट आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये जब 2 डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1080। तो 1080 ये आ गया। आगे क्या आ गया फिर यहाँ पे ये 10x और ये 11x माइनस हुए तो हमारे पास माइनस x आ गया, और ये 1100 वैसे का वैसे। और फिर हमने ये 1080 में से ये प्लस था, दूसरी साइड पे जाके क्या हुआ, इधर वाली साइड पे माइनस हो गया। तो 1080 में से माइनस कर दिया 1100 को, और यहाँ पे माइनस x वैसे। तो ये आएगा हमारे पास -20 और ये आएगा -x। तो -20 और -x में से हमने ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास क्या बच गया x इज़ इक्वल टू 20, जो कि हमारे पास अबंडेंस आ गई किसकी, वो जिसकी मास क्या था, जिसका मास 10 था, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं ऑप्शन कौन सी ठीक है। तो 20 वाली ऑप्शन हमारे पास डी में ऑप्शन है, तो हमारे पास आंसर होगा डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच
टू एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स, कि दो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आइसोटोप्स होंगे। तो हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है Z, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है। Z जो है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर को हम Z लिखते हैं। और जो उसका मास नंबर A है वो क्या होता है, उनका डिफरेंट होता है। अगर कोई हम एलिमेंट लिखते हैं, जैसा कि एटम हम लिखते हैं X एटम है, तो उसके हम मास नंबर को A को ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को Z को नीचे लिखते हैं। मतलब अगर ये दो कोई आइसोटोप्स दिए हैं तो उनके ये जो मास है, ये जो मास नंबर है इनके, ये दो जो उसके मास नंबर है ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट, और ये एटॉमिक नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखते हैं ये वाली ऑप्शन किस में है। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। तो पहली ऑप्शन में देखो, पहली ऑप्शन में मैथ्स दोनों में 12-12 हैं, जबकि ये गलत है। हमारे पास सेम जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, सेम हमारा नीचे वाला Z आना चाहिए था, तो ऊपर वाला नहीं आना चाहिए था, ऊपर वाले डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत होगी। अब देखते हैं सी वाली ऑप्शन में। सी वाली ऑप्शन में हमारे पास है ऊपर 18 और 20, ठीक है, ये डिफरेंट है मैच नंबर 18 और 20। और मगर नीचे देखो 9 और 10, मगर ये भी नहीं ठीक, नीचे तो सेम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ये भी नहीं ठीक हमारे पास। आगे देखते हैं 16 और 8 और 16 और 8, ये दोनों ही सेम है, ये तो गलत है। एक डिफरेंट होना चाहिए मैच नंबर डिफरेंट होने चाहिए। डी वाली ऑप्शन देखते हैं, मैच नंबर 14 और 15 डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर 8 सेम है। तो मतलब ये वाले हमारे पास आइसोटोप्स होंगे जो कि डी में है, जिनका मैच नंबर क्या होगा, डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर सेम होगा। आगे चलते हैं। आगे वो हमें कह रहा है कि द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमें पता है रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो कार्बन 12 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पीस ऑफ डायमंड इन अ गोल्ड रिंग वेट्स 6.0 ग्राम। तो जो डायमंड का पीस है उसका मास कितना दे दिया हमें, मास उसने दे दिया 6.0 ग्राम, ठीक है। अब वो बाद में क्या कह रहा है, बाद में हमें कह रहा है हाउ मैनी मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इट कंटेन। डायमंड जो है वो कार्बन ही होता है, तो कह रहा है इसमें कार्बन के कितने मोल्स हैं वो बताने हैं हमने। तो हमें पता है कि मास हमें दिया है, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, मास ओवर मोलर मास, और मास हमें कितना दिया हुआ है 6, और मोलर मास कितना होता है कार्बन कार्बन ही है ना इसमें, तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 होता है। तो 12 6 1 6 2 12, तो ये आ गया 1/2, दैट इज इक्वल टू 0. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5, हाफ नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन के इस रिंग में। तो आंसर हमारे पास कौन सा होगा, 0.5, बी वाली ऑप्शन। ये 24 MCQs 25 MCQs अच्छा MCQs है एक। इसमें वो कह रहा है आयरन इज़ मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली इन ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग हेमाटाइट एन ओर ऑफ आयरन, कि एक आयरन का ओर है ये वाला Fe2O3, इसको हम क्या कहते हैं, हेमाटाइट, ये वाला ओर है। इसको यूज़ करके और कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, आयरन बना रहे हैं, ठीक है। ये उसने कह दिया और इसकी इक्वेशन उसने यहाँ पे ये दे दी है, इक्वेशन दे दी। अब कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन ओर, कि ये आयरन ओर का मास फाइंड करो, जो कि हमें चाहिए 56 ग्राम आयरन को बनाने के लिए। और उसमें क्या एक्सिस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास एक्सिस है। तो अज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट इज़ 100% प्रोड्यूस 100% यील्ड, ठीक है, ये अज्यूम करना है हमने कि यील्ड 100% है। अच्छा, पहले हमने इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, Fe2O3 आयरन का जो ओर है वो हमें 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके हमें दे रहा है 2Fe प्लस 3CO2, ये हमें मिल रही है थी इक्वेशन, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें हमें फाइंड, मैंने बताया था कि इस तरह का जो सवाल है ना जिसमें आपको क्या वो कहता है कि कोई इक्वेशन दे के कहता है कि हमें रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड करो। यहाँ पे देखो उसने कहा रिएक्टेंट की
आयरन और मतलब ये रिएक्टेंट की अमाउंट फाइंड करो, या फिर हमें प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करने को कहता है। तो इस तरह के रिएक्शन वाले सवाल हम कंपैरिजन से करेंगे। किन चीज़ों को कंपैरिजन करना है? जिन दो चीज़ों का उसने पूछा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास 56, मतलब जिन एक तो उस चीज़ को कंपेयर करना है जिसका उसने मालूम करने को कहा है, मतलब आयरन को कोर को कंपेयर करना है, और दूसरा उस चीज़ को कंपेयर करना है जिसकी उसने अमाउंट दी हुई है। इन दो चीज़ों को कंपेयर करना है। तो किसकी अमाउंट दी है? इस आयरन की 56 ग्राम की। तो दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है इक्वेशन में। एक तो वो चीज़ जिसकी उसने अमाउंट दी हो, जैसा कि यहाँ पे उसने दी है आयरन की, और एक उस चीज़ को जिसको उसने फाइंड करने को कहा हो। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो करते हैं इन दोनों को कंपेयर। Fe2O3 को कंपेयर करना है आयरन से। अब वो कह रहा है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखो, अगर हमारे पास Fe2O3 1 मोल है तो ये कितने मोल है? 2 मोल। तो Fe2O3 1 मोल है तो आयरन हमारे पास 2 मोल है। अब देखो उसने हमें कितना मैथ दिया था इसका, आयरन का उसने मैथ दे दिया था 56 ग्राम। तो आयरन का मैथ 56 ग्राम, आयरन का मैथ 56 ग्राम। हमें पता है कि यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पीछे जो लिखे हैं ये नंबर ऑफ़ मोल्स, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स लिख रहे हैं। तो हम इस आयरन के मैथ को भी नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैथ ओवर मोलर मैथ। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। मैथ हमें उसने दिया है 56, और आयरन का मैथ, मोलर मैथ भी आयरन का क्या होता है? वो 56 ही होता है। तो 56 ओवर 56 ये आ गया 1 मोल। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयरन कितने आ गए? उसने कहा 1 मोल। तो ये हमारे पास 1 मोल हो गए। तो हमें फाइंड ये करना है कि ये कितने मोल्स लगेंगे। तो x इंटू 2 इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। हमारे पास मोल्स आ गए किसके? इस आयरन के और के, जिसका नाम क्या है? 1 ओवर 2 हमारे पास आए, जिसका नाम है Fe2O3। अब Fe2O3 हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए 1 ओवर 2। अब उसने हमें कहा था इसका मैथ फाइंड करना है, कितने ग्राम ये लगता है। तो हमें मैथ फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स को कन्वर्ट करना होता है मैथ ओवर मोलर मैथ में। मैथ हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें दिए हैं 1 ओवर 2। मैथ हमें फाइंड करना होता है मोलर मैथ। Fe2O3 का अगर आप निकालोगे तो Fe का होता है हमारे पास 56। तो यहाँ पे 2 Fe हैं, तो मतलब 56 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 112, और O कितनी है? 3। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 ऑक्सीजन का हो गया 48। तो ये आ गया 160। तो 160, तो मैथ इज़ इक्वल टू हो गया हमारे पास 160 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 80। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 80 ग्राम हमारे पास मैथ इस कंपाउंड का जो हमने आयरन का को यूज़ किया था। तो 80 ग्राम हमारे पास डी ऑप्शन में है। तो इस तरह के सवाल आपको बखूबी आने चाहिए, बहुत ही आसान होते हैं। स्टूडेंट्स बस लंबी स्टेटमेंट दे के डर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अच्छा, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ मोल्स वाला सवाल है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होते हैं मैथ ओवर मोलर मैथ। तो मैथ उसने दिया है हमें 1.75 kg। इसको अगर हमें kg है तो मतलब हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री में ग्राम से करते हैं सवाल। तो 1.75 अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 3 ज़ीरो को ख़त्म करने के लिए हमें इसको 3 डिजिट आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आगे मूव करेंगे आएगा 1750। मैथ हमारे पास आ गया 1750। ये सवाल कौन से MCQ 2019 में आया हुआ था, ठीक है। 1750 हमारे पास मैथ आ गया, और नंबर ऑफ मैथ हमारे पास आ गया 1750। और मोलर मैथ कितना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3।
तो इसमें देखो एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम का मैस होता है 40, एक कार्बन है, एक कार्बन का मैस होता है 12, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मैस होता है 48। तो इसको जब आप प्लस करोगे तो आएगा 100। तो मोलर मैस की जगह पे हमने क्या लिखेंगे 100। 100 0 से कैंसिल जाएगा, 175 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको अगर 5 पे डिवाइड करो तो क्या आता है 5 2 द 10, 5 3 द 50, 2 इधर गया तो 35, ये आ गया 35/2। अगर 35 को अंदर रख के और 2 को बाहर रख के डिवाइड करें तो क्या आएगा 35/2, तो 17 द 34, तो बाकी क्या बच गया 1, पॉइंट लगा के 0 लिया तो 2 5 द 10, तो ये हमारे पास मुकम्मल डिवाइड हो गया 10। तो 17.5 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं 17.5। तो इसको देखते हैं 17.5 हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, तो वो है 17.5 हमारे पास सी वाली ऑप्शन में। सी वाली ऑप्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन व्हाट इज़ द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है मास के हवाले से। अगर हम वाटर में देखें H2O, तो इसमें हमें पता है 2 हाइड्रोजन के एटम है जिनका मास होता है 2, और एक ऑक्सीजन का एटम है जिसका मास होता है 16। टोटल हमारे पास हो जाता है 18। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होगी मास के हवाले से। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होगी कि हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लें तो ऊपर हम रखेंगे हाइड्रोजन का मास जो क्या होता है 2 इस पूरे वाटर में, और नीचे हम रखेंगे टोटल मास और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये किसकी परसेंटेज आएगी, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगी। तो इसको अगर आप सोल्व करो तो 2 1 द 2, 2 9 द 18, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/9 मल्टीप्लाई 100। अब 1/9 को अगर डिवाइड करूँ मैं तो 1 को अंदर रख के 9 को बाहर, तो ये आएगा, डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे तो ये आएगा 9 1 द 9, फिर हमारे पास 1 बच गया। तो फिर अगर मैं 0 लूँ तो ये फिर 9 1 द 9, तो फिर हमारे पास 9 1 द 9, फिर हमारे पास जो है 1 बच जाएगा। मतलब ये आगे जो है ऊपर 0.111 आता जाएगा। तो ये आगे हमारे पास 0.1/9 की जगह पे 0.111 मल्टीप्लाई 100। इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये आएगा 0.1। अगर ये दो ज़ीरो ख़त्म करने हैं तो 2 डिजिट आगे, मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो ये आएगा 11.11% हमारे पास किसकी आई, हाइड्रोजन की परसेंटेज। इस तरह अगर हमें ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन के टोटल, एक ऑक्सीजन का मास, इसमें जो टोटल ऑक्सीजन का मास है 16, उसको डिवाइड कर देना टोटल मास 18 से मल्टीप्लाई 100, तो ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो ये आएगी 8/9 मल्टीप्लाई 100, ये आएगी 8/9 मल्टीप्लाई 100। अब 8 को अगर मैं अंदर रख लूँ और 9 को बाहर, तो इसको डिवाइड करूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा, 0 पॉइंट लगा कर 0 लेना पड़ेगा। 0 लिया तो अब 9 8 द 72, फिर 8 आ गया, फिर 0 लिया तो फिर 8 9 8 द 72, तो मतलब ये 0.888 आता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8/9 की वैल्यू 0.88 मल्टीप्लाई 100। तो इसको भी वैसे ही अगर हमने इस 100 को सॉल्व करना है तो ये 2 डिजिट आ गया, मतलब 88.8 के करीब हमारे पास आएगी इसकी परसेंटेज ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की आई है हमारे पास 88.8 के करीब ये ऑक्सीजन की, और वाटर हाइड्रोजन की आई है 11.11। मतलब जो हमारे पास ऑप्शन ठीक है वो कौन सी है, वो हमारे पास है ए वाली ऑप्शन, हाइड्रोजन की 11.11 और ऑक्सीजन की 88.89। अच्छा, तो अब अगले सवाल पे चलते हैं जो कि है 28, और ये हमारे पास ईटा में 2016 में आया हुआ है।
इसमें कुछ ईटा के सवाल भी है, वो भी हम कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस ही है, वही सवाल ही कर लेंगे। तो उसने दी हुई है ये एक इक्वेशन में ZeF6 SiO3 मिलके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं SiF4, ठीक है जी। इस इक्वेशन में उसने अब कहा है कि हमारे पास जो 122.6 ग्राम ऑफ ZeF4 F6 है, एक रिएक्टेंट है ZeF6, उसकी 122 ग्राम उसका मैस है, और दूसरा रिएक्टेंट जो है हमारे पास SiO2, उसका जो मैस है वो 60 ग्राम है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, के लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, ठीक है। और अमाउंट भी हमने फाइंड करनी है, SiF4 मतलब प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट जो है उसकी अमाउंट भी फाइंड करनी है, ये वाली जो प्रोडक्ट है। तो उसके साथ उसने मैसेज भी दिए हुए हैं, मोलर मैसेज इन सब के। अब हमें पता कि कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी ऐसा सवाल जिसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना हो तो उसका एक ही मेथड है। हमने क्या करना है कि ये जो हमें इक्वेशन दी है यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख ली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, और यूज़ करते हुए दोनों रिएक्टेंट को, ये दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट से कंपेयर करना है, और फिर हमने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट दे रहा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जो कम प्रोडक्ट दे, तो जो रिएक्टेंट दोनों में से कम प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो हमें पहले ये पता करने पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। पहली बात तो ये आप लोग समझ लें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है जो प्रोडक्ट क्या दे, प्रोडक्ट कम बनाए। और प्रोडक्ट बनेगी कितनी, प्रोडक्ट उतनी ही बनेगी जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अगर निकाल लेते हैं प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो फिर हम उसकी प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की केस को। तो सबसे पहले हमने इस वाले पहले वाले रिएक्टेंट को कंपेयर किया इस प्रोडक्ट से, ठीक है। पहले वाले रिएक्टेंट को ZeF6 को प्रोडक्ट SiF4 से कंपेयर किया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हमारे पास 2 मोल हैं ZeF6 के, तो जो प्रोडक्ट है SiF4 उसके कितने मोल हैं, 1 मोल। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 2 मोल ZeF6 और SiF4 के 1 मोल हैं। इसके मुताबिक फिर बाद में उसने हमें कहा कि क्वेश्चन में हमें कहा उसने कि हमारे पास जो ZeF6 है उसका कितने मैस है, 122 ग्राम हमारे पास उसका मैस है। तो मैस हमारे पास ZeF6 का मैस है 120.6 ग्राम, मैंने 122 ले लिया। तो हमें पता है इस मैस को अब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ली हैं वैल्यूज़ वो नंबर ऑफ़ मोल्स की हैं। तो इस मैस को हमने नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें उसने दिया है 122, और मोलर मैस अगर आप लोग यहाँ पे देखो ZeF6 का, तो वो हमारे पास है 245। तो यहाँ पे मैं लिख लिया 245। तो ये अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो तकरीबन आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ मोल्स। तो हम इस हाफ मोल को हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी ZeF6 के नीचे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। और x मोल मतलब प्रोडक्ट की हमें फाइंड करनी है कि कितनी बनेगी। यही तो हमने देखना है कि ये कितनी प्रोडक्ट बना रहा है, कम के ज़्यादा। अगर कम बना रहा होगा तो ये हमारा आंसर होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट ये होगा ZeF6, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 1 से, तो ये आ जाएगा x इंटू 2, 1/2 इंटू 1। तो x इंटू 2 इधर जाके इसको डिवाइड करा तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 1/4। हमारे पास मोल्स बन गए हैं। किसके मोल बने हैं, इस प्रोडक्ट के SiF4 के हमारे पास कितने मोल बन गए हैं, 1/4, जब ये F6 से हमने इसको कंपेयर किया। अब दूसरे रिएक्टेंट की तरफ आ जाते हैं। दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास एक है SiO2 है, और साथ ही इसके है रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हमने कंपेयर करना है SiF4 से। तो SiO2 इसको हमने कंपेयर किया प्रोडक्ट SiF4 से। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखो, अगर हमारे पास ये वाला SiO2 1 मोल है तो ये प्रोडक्ट भी 1 मोल है, तो इसको हमने 1 लिख लिया।
अब जो क्वेश्चन में उसने हमें मैथ दिया है SiO2 का, वो दिया है 60 ग्राम। यहाँ पे देख लो कि जो क्वेश्चन में उसने मैथ दिया है इसका वो दिया है 60 ग्राम, हमने SiO2 यूज़ किया है और इसका मोलर मैथ भी क्या है 60 ग्राम ही। मतलब अगर इसको मैं मैथ को मोलर मैथ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या आएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स 1 आ जाएंगे, क्योंकि इसका मैथ जो है वो मोलर मैथ के इक्वल है तो 1 आएगा। तो इसको अगर मैं 1 लिख दूँ यहाँ पे, तो x मैं प्रोडक्ट को फाइंड करना चाहूँ तो ये 1 मोल ही आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल ही आएगी। ठीक है, मतलब 1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट आई किसके साथ, SiO2 के साथ, और 1/4 मोल्स हमारे पास आई किसके साथ, ZeF6 के साथ। तो कम कौन दे रहा है, कम हमें प्रोडक्ट दे रहा है ये वाला ZeF6, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें मिल गया, कौन सा है, ZeF6, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब दूसरी चीज़ उसने पूछी थी, वो कहा था कि इसकी हमने निकालनी है अमाउंट। तो हमें पता है कि मैंने बताया ऊपर अभी कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी बनेगी, प्रोडक्ट उतनी ही बनेगी जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। तो यहाँ पे देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट ZeF6 ने, या ZeF6 ने जो प्रोडक्ट बनाई है वो कितनी है, वो हमारे पास 1/4 मोल्स आई है। अब हमें मैथ चाहिए प्रोडक्ट का, तो हम मैथ को नंबर ऑफ़ मोल्स को मैथ्स में कन्वर्ट करना जानते हैं इनके फार्मूला से, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैथ्स और मोलर मैथ। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैथ्स और मोलर मैथ्स। SiF4 हमें 1/4 मोल मिली है, नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पे हम 1/4 लगाएंगे। मैथ्स हमें फाइंड करना है, 1/4 इसका मोलर मैथ्स होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/4 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाएगा 26 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या है, 26 ग्राम प्रोडक्ट बनी है। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा हमारे पास, ZeF6। तो देखते हैं ये कौन सा है। तो ये ए ऑप्शन है, ZeF6 और 26 ग्राम। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। ये सवाल बहुत अच्छा था इसलिए मैंने इसको टाइम दिया है। तो आप लोगों ने इस तरह के सवाल अच्छे से करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास है, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम हाइड्रोजन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल टू होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर और मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। ठीक है जी। अब देखो हमें उसने किस में क्या है, 278 ग्राम हाइड्रोजन फेरस सल्फेट, उसके नीचे उसने 278 ग्राम इसका मोलर मैस भी दे दिया है। मतलब हमारे पास मैस कितने हैं, मैस हमारे पास है 278 और मोलर मैस भी 278 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर और एटॉमिसिटी मतलब कि नंबर ऑफ़ एटम एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, कौन से जो उसने पूछे हैं ऑक्सीजन के। तो इस एक मॉलिक्यूल में देखो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं एक मॉलिक्यूल में। तो एक मॉलिक्यूल में 7 ये ऑक्सीजन के एटम हैं, 7 ये हैं और 4 ये हैं, तो 7 4 11। तो यहाँ पे हम एटॉमिसिटी लिखेंगे 11। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 11। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखें 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 11। अगर 11 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 66.02 10 की पावर 23। अब 66 है तो इसको अगर हम पॉइंट को पीछे एक मूव कर लें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 6.6 10 की पावर 24 हमारा आंसर होगा। 6.6 या 6.5 के करीब हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन है। ये 6.5 to 5 10 की पावर 24 ये हमारी ऑप्शन है। बाकी की ऑप्शन में अगर आप लोग देखो तो बाकी की ऑप्शन में यहाँ पे लिखा 23 ये भी नहीं है, 23 ये भी नहीं है, 23 ये भी नहीं है, 24 वाला हमारा आंसर है। आगे है द वाटर फाउंड इन कंबशन एनालिसिस इज़ यूजली अब्जॉर्ब बाय। तो ये हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास कंबशन एनालिसिस में वाटर बनता है वो मैग्नीशियम
पर क्लोरेट MgClO4 ये अब्जॉर्ब करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो KOH अब्जॉर्ब करती है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा फिर, ये मैग्नीशियम पर क्लोरेट ये वाला आंसर होगा। मगर इसमें जो उसने ऑप्शंस में कंफ्यूज किया है कि इसके फार्मूला पे MgClO2 पे MgClO3 पे, तो ये आपने पर क्लोरेट MgClO4 को हम कहते हैं, ठीक है। तो MgClO4 हमारे पास ऑप्शन है बी वाली। आगे चलते हैं, आगे वाला सवाल अच्छा है। तो आगे वाला सवाल ये है कि विच कंटेन्स मोर एटम्स, कि इनमें से सबसे ज़्यादा एटम किस में होंगे, मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे लिखा था, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। मगर यहाँ पर देखो हमें कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा किस में होंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो एक जैसी चीज़ें हैं वो सब में हटा देंगे। जैसा कि नंबर ऑफ़ एटम्स के फॉर्मूला में हमारे पास Na और एटॉमिसिटी, ये तो चारों ऑप्शंस के लिए सेम रहेगा। ये इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो हम इसको हटा देंगे। बाकी नंबर ऑफ़ एटम किस पे डिपेंड करते हैं, मास ओवर मोलर मास पे। तो हम इसको देख लेते हैं मास ओवर मोलर मास को। जिसका ये ज़्यादा रेशो आएगी, मास ओवर मोलर मास जिसकी ज़्यादा आएगी तो उसके नंबर ऑफ़ एटम भी ज़्यादा होंगे, और जिसकी ये कम आएगी उसके नंबर ऑफ़ एटम्स भी कम होंगे। तो देखते हैं, ए वाली ऑप्शन में उसने कहा है कि 7 ग्राम मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का करते हैं ए वाली ऑप्शन में, वो है मास ओवर मोलर मास को देखना है। तो मास इसका दिया उसने 7 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 24। इसके अलावा कौन सी है, इसके अलावा है हमारे पास 8 ग्राम सोडियम, बी वाली ऑप्शन। तो बी वाली में उसने कहा है सोडियम, और ये हमारे पास कितना है 8 मास इसका, और मोलर मास सोडियम को होता है 23। इसके साथ हमारा उसने कहा है 9 ग्राम एलुमिनियम। तो एलुमिनियम हमारे पास है 9 ग्राम और इसका मोलर मास होता है एलुमिनियम का 27। अब देखो इसके दोनों के इन तीनों ऑप्शंस में जो बटे के नीचे है वो है 24, 23, 27, और हमें पता है कि जो नीचे रकम होती है अगर वो जितनी छोटी हो उतनी वैल्यू हमारी ये वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी आएगी। तो मतलब ये वाली 23 वाली छोटी है सोडियम के केस में। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो है वो बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, वो सोडियम वाली आएगी 8 ग्राम सोडियम में। तो ये हमारा आंसर होगा 8 ग्राम सोडियम। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड विच कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हमें किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि परसेंटेज जो निकालने का फार्मूला है वो है मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड ओवर टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। मतलब हमें जिस एलिमेंट की मास निकालनी है वो परसेंटेज, उसके मास को हमने जो कि उस कंपाउंड में होगा डिवाइड कर देना टोटल मास ऑफ कंपाउंड से, उसको मल्टीप्लाई 100 कर देना है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो ए थी उसका आंसर उसमें था NO, मतलब NO में हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो नाइट्रोजन का मास इसमें कितने है, एक नाइट्रोजन है मतलब 14 मास है 14, और इसको हमने टोटल मास NO से डिवाइड करना है। तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये हो जाएगा 30। तो मास डिवाइड कर दिया 30 से। अच्छा अब NO2 में देखो एक नाइट्रोजन है मतलब 14, नाइट्रोजन के मास को डिवाइड करना है टोटल मास से, तो इसका टोटल मास अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 44। इसी तरह N2O में हमने दो नाइट्रोजन है मतलब 28, नाइट्रोजन के मास को डिवाइड करना है टोटल मास 44 इसका आएगा, वो निकाल लेना। N2O5 में नाइट्रोजन के मास N2 को मतलब 28 को डिवाइड करना है टोटल मास 108 से। अब देखो इन सब में हमारे पास जो है हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है जो सबसे ज़्यादा होगी हाईएस्ट। तो इन सब में हमें पता है कि अगर हम ये नीचे वाली वैल्यूज़ को भूल जाएं, ये नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको भूल जाएं, तो हमें पता है कि जो परसेंटेज आएगी वो सबसे ज़्यादा उसकी आएगी जिसमें ये ऊपर वैल्यू बटे के ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, भरी होगी। तो मतलब इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन में से ये हमारे पास 28 और 14 दो वैल्यू हैं। तो 28 भरा होता है तो हमारे पास C और D में से कोई आएगी ऑप्शन। तो अब देखो जिसकी छोटी वैल्यू होगी नीचे वाली
उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, इसकी छोटी वैल्यू नहीं इसकी बड़ी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कम आएगी। तो ये हमारे पास N2O है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी। तो N2O की परसेंटेज हमारे पास ज़्यादा आएगी, जिसकी ऑप्शन हमारे पास है सी में N2O। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी ईटा का आया हुआ है, ईटा MD कैट में आया हुआ है, और वो ये है कि द मिक्सचर ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन इज़ पेयर्ड कंटिन्यूसली। मतलब इसको हम मिक्स कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन और 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन को। तो कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डिक्रीज़ इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, डिक्रीज़ कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये 2 मोल हो और ये 1 मोल हो, तो मतलब ये हमारे पास डबल यूज़ हो रही है इसकी, और ये जो ऑक्सीजन से ये अगर 1 मोल है और ये डबल है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है इसके डबल यूज़ हो रही है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने हमें दी है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन और 50 हाइड्रोजन। तो मतलब अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो हाइड्रोजन कितनी यूज़ होगी, इससे डबल मतलब 20। तो इसको अगर टोटल करें तो हमारे पास 20 + 10 = 30 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास टोटल डिक्रीज़ इन वॉल्यूम आएगा। तो ये हमारे पास आ गया डी वाली ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg आइस। तो 1 kg आइस है, उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मैथ हमें दिया गया है वाटर का 1 kg वाटर का दिया, ठीक है। वाटर का मोलर मैथ हम लिख लेते हैं, वो होता है 18 ग्राम पर मोल। अब अगर हमें ये मैथ को कन्वर्ट, मैथ है 1 kg, तो मैथ को हमें पता है कि ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब ये 1000 ग्राम हमारे पास आ गया। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैथ ओवर मोलर मैथ। मैथ हमें कितना दिया गया है, मैथ हमें दिया गया है 1000 ग्राम और मोलर मैथ 18 होता है। इसको अगर आप डिवाइड करो 2 9 द 18 2 5 द 10 500 आ गया। 500 डिवाइडेड बाई 9, तो अगर 500 को अंदर रख के 9 से इसको डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 9 6 द 36 9 4 द 36 9 5 द 45 और फिर बाकी क्या बच गया 50, फिर 9 5 द 45, तो फिर हमारे पास बाकी क्या बच गया 45, फिर 5 बच गया। पॉइंट लगा के हमने 0 लिया, फिर 45 5 पे आ गया, मतलब 55.5 हमारे पास इसका आंसर आएगा हमारे पास 55.5 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ड्यूरिंग द स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज मस्ट बी फॉलोड 2019। तो हमें पता है कि स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के दौरान हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल चाहिए होते हैं। तो उन दोनों में से यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आगे है द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें पता है उसको हम परसेंटेज यील्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगी। आगे है इन अ वेसल 10 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑक्सीजन, हमारे पास ये तीनों प्रेजेंट है। विच वन विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम सबसे कम किस में होंगे ये बताना है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो लीस्ट किस में होंगे ये हमने बताना है। तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब इन तीनों ऑप्शंस में देखो, अगर इन तीनों में N2 में H2 में और O2 में एटॉमिसिटी क्या है 2, तीनों में ही हमारे पास एटॉमिसिटी सेम है। एटॉमिसिटी क्या होती है कि इसके फार्मूला में H2 के O2 के और N2 के फार्मूला में हमारे पास एटम कितने हैं। तो H2 के फार्मूला में भी 2 हैं, O2 के भी फार्मूला में 2 हैं, तो N2 में भी हो, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या सेम। तो मतलब ये भी हमारे पास सेम, Na भी सेम। तो जो नंबर ऑफ़ एटम है किस पे डिपेंड करेंगे, वो मास ओवर मोलर मास पे ही डिपेंड करेंगे। तो मास ओवर मोलर मास को हम ये भी कहते हैं कि ये नंबर ऑफ़ मोल्स।
हम कह सकते हैं कि जिसके नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ़ एटम भी ज़्यादा होंगे। तो ये फार्मूला सब MCQs पे अप्लाई होता है जो नंबर ऑफ़ एटम्स को कंपेयर करने को कहते हैं। तो जिनके नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे उनके नंबर ऑफ़ एटम भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अब उसने हमें क्या कहा। 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑक्सीजन, 10 ग्राम ही हमारे पास नाइट्रोजन है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस। तो अगर हम लिखें नाइट्रोजन के लिए N2 के लिए तो मैस हमें लिया 10 ग्राम, नाइट्रोजन का मोलर मैस 28। और अगर इसी तरह हम लिखें ऑक्सीजन के लिए तो वो मैस हमें दिया 10 ग्राम और इसका मोलर मैस 32। और इसी तरह उसने हमें हाइड्रोजन का कहा है तो हाइड्रोजन के लिए लिखें तो मैस हमें 10 ग्राम और मोलर मैस इसका 2 दिया। तो ये देखो आप कि इसको अगर ऊपर तो सारी वैल्यू सेम है 10 10 10 और नीचे वाली वैल्यूज़ में हमें कौन सी फाइंड करनी है, हमें वो फाइंड करनी है जो कम वैल्यू दे, ये नंबर ऑफ़ एटम्स की वैल्यू कम दे। तो कम वही वैल्यू देगी जिसकी नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी। तो ये देखो 32 हाई है, ये 2 कम है, 28 भी कम है, 32 सबसे ज़्यादा है नीचे वाली। तो इसकी फिर पूरे की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मतलब हमें लीस्ट नंबर ऑफ़ एटम मिलेंगे किसके केस में, ऑक्सीजन के केस में। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, O2। O2 में हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम क्या होंगे, वो लीस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ C6H12O6। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, CH2O। हमें पता ये आंसर हमारा होगा CH2O। अच्छा जी, अब चलते हैं एमडीकैट 2022 और 23 के पेपर्स की तरफ। ये 2023 के पेपर हैं, 2022 के सॉरी, ये 2022 का पेपर है जिसमें ये 3 क्वेश्चन पहले चैप्टर से आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन था 1 AMU स्टैंड्स फॉर। तो AMU 1 AMU का क्या मतलब है हमें पता है। 1 AMU इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम के बराबर 1 AMU होता है। हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगी वो बी वाली होगी। आगे चलते हैं, आगे वाला MCQ ज़रा एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने का, और ये थोड़ा अच्छा MCQ, इस पर थोड़ा टाइम लगता है। अ कंपाउंड ऑफ सोडियम ऑक्साइड के, एक सोडियम ऑक्साइड का कंपाउंड है जिसमें सोडियम भी है और उसका ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है और ऑक्सीजन भी है। हैज़ 75.4% सोडियम, उसमें सोडियम 75.4% है और ऑक्सीजन उसमें 25.8% है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ये देख लेते हैं कि इसमें सोडियम हमारे पास 75.4% और ऑक्सीजन 25.8% है। हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि सोडियम को 74 ले लेते हैं और ऑक्सीजन को 26 ले लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो पहला स्टेप जो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का है वो ये है कि ये जो परसेंटेज आपको दी होगी ना 74% या 26%, इसको आपने डिवाइड कर देना है इसी एलिमेंट के मोलर मैसेज से। जैसा कि सोडियम की परसेंटेज हमें दी थी 74, इसको हमने डिवाइड कर देना सोडियम के मोलर मैस से, दैट इज़ 23। और इसी तरह ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी थी वो थी 26 और इसको हमने डिवाइड कर देना है 26 को ऑक्सीजन के मोलर मैस 16 से। तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह कि सोडियम का 3.2 के करीब और ऑक्सीजन का 1.6 के करीब। ये हमारा पहला स्टेप हो गया एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने का। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि ये जो अब ये वैल्यूज़ आई हैं ना, ये वैल्यूज़, इसमें से जो छोटी वैल्यू होगी ना, दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसको हमने छोटी वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से डिवाइड कर देना है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 1.6 एक छोटी वैल्यू आई है तो हमने 1.6 को 3.2 से भी और 1.6 से भी दोनों से डिवाइड कर देना है। तो हमने 3.2 को डिवाइड किया 1.6 से और इसी तरह 1.6 को डिवाइड किया 1.6 से जो छोटी वैल्यूज़ थी। अब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इज़ इक्वल टू, सोडियम का आ गया 2 और इसी तरह 1.6 को डिवाइड किया तो ऑक्सीजन का आ गया 1। मतलब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला इसमें हमारे सोडियम के कितने एटम होंगे, Na2 और ऑक्सीजन के 1। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगा Na2O। तो यही हमारे पास ऑप्शन होगी Na2O एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन में Na2O। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के कितने स्टेप हैं। पहला कि हमने जो परसेंटेज दी है उसको मोलर मैस से डिवाइड कर देना है। दूसरा कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसके बाद
उसको हमने छोटे आंसर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तीसरा जो है मेथड, तीसरा स्टेप, वो अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 3 स्टेप आपके पूरे हो जाएंगे वहाँ पे हमें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो इसी साल में आया था वो ये था, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, कि हमारे पास 30 ग्राम 2 प्रोपानोल है। 2 प्रोपानोल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल होती है ये देखो, ये 2 प्रोपानोल का मैंने फॉर्मूला बनाया 2 प्रोपानोल का। तो ये कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमें पता है सेकेंडरी अल्कोहल को वो कह रहा है कि हमने रिएक्ट करवाया एक्सिस ये K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। तो हमें पता है ये पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये 2 प्रोपानोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है कोई कीटोन, ठीक है। तो ये कीटोन बनाती है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाती है। ये हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि ये 30 ग्राम है, ठीक है। 30 ग्राम 2 प्रोपानोल है। वो कह रहा है कि हमने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? ये कीटोन, हमें पता है कीटोन प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाज कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन, यील्ड जो है हमारे पास 75% है। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ। तो कह रहा है व्हाट विल बी द मैश ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी, उसका मैश क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब ये बैलेंस केमिकल क्वेश्चन के मुताबिक देखो, अगर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है प्रोपानोल का, तो ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल बनाएगा कीटोन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अगर इसका मैं मैश फाइंड करूं तो मेरे पास जो मैश आता है, कार्बन 3 है 36, कार्बन 3 है तो इसका 36, और इसी के साथ एक ऑक्सीजन है 16, और 8 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ये जो टोटल मैश आएगा हमारे पास आएगा 60 ग्राम, ठीक है जी। 60 ग्राम इसका टोटल मैश आएगा। इसी तरह अगर आप कीटोन का फॉर्मूला मैश निकालो तो कीटोन का हमारे पास 58 ग्राम आता है। मैं क्या समझ रहा हूँ कि ये मैश को भी दोनों के मोलर मैं 60 ग्राम ही ले रहा हूँ, इस 58 को भी 60 के करीब ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा था कि हमने इसकी जो वैल्यू दी है उसने, इस वाली 2 प्रोपानोल की वैल्यू उसने दी है कि हमारे पास क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर हम इसको 30 ग्राम ले लें 2 प्रोपानोल को, ये देखो इसने कहा ना यहाँ पे क्वेश्चन में, ये देखो 30 ग्राम, वो कह रहा है 30 ग्राम 2 प्रोपानोल हमने रिएक्ट करवाई, ठीक है। वो कह रहा है 30 ग्राम अगर हम इसको ले लें तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी ये बताना है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर प्रोडक्ट को निकालते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो प्रोडक्ट का आया 30 ग्राम। मगर एक चीज़ अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि उसने यहाँ पे कह दिया कि हमारे पास जो यील्ड है वो 75% है। मतलब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है, ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम यील्ड कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो हमारे पास बनी है ये 75% होगी। मतलब इस 30 का अगर 75% लें तो वो हमारे पास आता है 21.5 ग्राम। तो इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था ईटा में जो आया था, उसमें उसने कहा था कि प्रोडक्ट फाइंड करो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मगर वहाँ पे जो यील्ड थी वो क्या थी 100% थी। मतलब उसमें हमने कोई परसेंटेज नहीं निकाली थी, यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाली है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 21.5 के करीब आएगा। मतलब ये जो आंसर है हमारे पास बी वाला करेक्ट होगा। चलते हैं एमडी कैट 2023 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3 वो करते हैं कि पहला वही एम्पिरिकल फार्मूला है कि हमारे पास कंपाउंड है फॉस्फोरस ऑक्साइड का, मतलब उसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन होंगे। उसमें हमारे पास 43.6% ऑक्सीजन है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है। हमें ऑक्सीजन कितनी दी है 43.6%, तो मतलब 43.6% 100 में से 43.6% ऑक्सीजन है। तो बाकी जो रहेगी 100 में से माइनस करके हमें फॉस्फोरस आ जाएगी। फॉस्फोरस 100 माइनस 43.6%, तो ये आएगी 56.4%। हम क्या करते हैं कि इसको आसानी के लिए 44 ले लेते हैं, उसको 56 ले लेते हैं। अब पहला स्टेप क्या था मैंने बताया था, पहला स्टेप मैंने बताया था कि ये जो परसेंटेज आएगी, पहला स्टेप है ये परसेंटेज जो आएगी इसको हमने डिवाइड कर देना है इसके ऑक्सीजन की, जैसे परसेंटेज 44 है तो इसके मोलर मैस से हमने इसको डिवाइड कर देना है। ऑक्सीजन का मोलर मैस 16 होता है, तो 44 को 16 से डिवाइड करो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.75। ये आपने ना डिवाइड करके देखना है तो आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं तो डायरेक्ट किया हुआ है, मतलब डायरेक्ट से मुराद ये है कि मैंने पहले सोल्व किया हुआ है। आप अगर करोगे ना डिवाइड तो आपका आंसर आएगा। इसी तरह अगर 56 फॉस्फोरस की परसेंटेज को अगर आप फॉस्फोरस के एटॉमिक मैस से डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आता है 1.8।
ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था कि जो सबसे छोटी वैल्यू है, देखो अब इसमें 2.75 या फिर 1.8, छोटी कौन सी है तो 1.8। तो दूसरा हमारा स्टेप था ये कि जो 1.8 हमारे पास जो छोटी वैल्यू है उनको हमें दोनों से 2.75 से भी और 1.8 से भी डिवाइड करना है। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा इसको अगर आप डिवाइड करने बैठोगे तो हमारे पास क्या होगा, हम पहले इसको ये पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे। पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो इस पॉइंट की वजह से वैल्यू आएगी, इस पॉइंट की वजह से नीचे 100 आ जाएगा, उसको हमने ये लिख लिया। और इस पॉइंट की वजह से हमारे पास ऊपर आएगा 10, हमने ये लिख लिया। ठीक है। अब ये 1 0 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया 275 और 180 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 180। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो डिवाइड करना ही, ये देखो 180 90 का अगर टेबल पढ़ें तो 90 टू द 180 और 270, अगर इसको हम 270 मान लें तो 393 द 270, तो ये आएगा 3/2। 3/2 को आप डिवाइड करो तो आता है 1.5, तो ये 1 का 1 वैसे ही चला आ रहा है। ठीक है। अब तीसरा स्टेप यहाँ पे शुरू होता है। अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन आ गया 1.5। अब हम ऑक्सीजन को डेसिमल में मतलब इशारे में तो नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो डेसिमल आया है, ये मतलब ये जो फ्रैक्शंस आया है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, इशारिया ख़त्म कर दें। तो देखो अगर हम 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाता है, मतलब इशारिया ख़त्म हो जाता है, हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ जाती है, फ्रैक्शन में ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉस्फोरस हमारे पास कितने आ गए 2, और हमारे पास ऑक्सीजन कितने आ गए 3। ऑक्सीजन हमारे पास 3 आ गए। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी P2O3, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन थे इस तरह के, तो आपको ये आने चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा P2O3। आगे जो है ये क्वेश्चन आसान है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो हमें पता है कार्बन हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी 2023 में आया हुआ है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ। तो किसके 1 एटम से हम कंपेयर करते हैं, कार्बन के 1 एटम से। तो ये भी 2023 में आया था, मतलब एक ही कंसेप्ट के 2 MCQ आगे थे, एवरेज एटॉमिक मास ये वाला भी और आगे जो आया ये वाला भी, दोनों एक ही कंसेप्ट से आए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो बेल आइकन वगैरह सब कुछ दबा दें, और अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह हर दिन एक वीडियो आया करेगी, और अगली वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगी। अगली वीडियो हमारी केमिकल बॉन्डिंग पे होगी, केमिकल बॉन्डिंग के 5 पेपर पे।